हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के पहला फ्रेट विलेज बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये उस समय का करंट है। तो कहाँ बनेगा? वाराणसी में। इसके बाद है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो ध्यान रखिएगा कि विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? वो है मेक इन इंडिया। कब? तो 2014 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा कि ये मध्य एशियाई देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद है। और ध्यान रखिएगा कि यूएई की राजधानी यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद। और ध्यान रखिएगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के पीएम उस समय कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के पीएम कौन थे? तो वो थे अयूब खान। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाए कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु देश से बाहर हुआ है। इसके बाद है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। तो ध्यान रखिएगा अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण है? तो वो है 84। एससी के लिए कितना है? तो 84 है। और एसटी के लिए कितना है? तो वो है 47। टोटल कितना हो जाएगा? 7 4 11 8 4 12 1 13 131 सीटें किया है तो आरक्षण है। ध्यान रखिएगा कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितना है? 47। इसके बाद है पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? तो वो है बेनिन की। कहाँ की राजधानी है? तो बेनिन की। ध्यान रखिएगा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है? वो है बेनिन की। इसके बाद है पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड। ध्यान रखिएगा कि पुस्तक कौन सी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड ये किसकी पुस्तक है? तो ये है मलाला यूसुफजाई की। ध्यान रखिएगा पाकिस्तानी है तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? तो मलाला यूसुफजाई की। इसके बाद है कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी योकोहामा। ध्यान रखिएगा कि जापान का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसे रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो वो है योकोहोमा। ध्यान रखिएगा योकोहोमा बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये है जापान में। जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम के लिए। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। और ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। ये प्राकृतिक है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के यानी पूर्वी तट पे स्थित है। ध्यान रखिएगा पूर्वी तट पे स्थित है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल कितने समुद्री राज्य हैं? तो वो हैं 9। ध्यान रखिएगा कि 9 हैं। पश्चिमी तट पे कितने हैं? तो 5 है। और पूर्वी तट पे कितने हैं? 4 है। ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो वो होगा गुजरात। इसके बाद सबसे छोटे किसकी है? तो वो है गोवा। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चिल्का झील। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और ध्यान रखिएगा पुलिकट झील कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। इसके बाद है वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? तो केरल में है। इसके बाद सांभर झील कहाँ है? ध्यान रखिएगा कि सांभर झील कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? ध्यान रखिएगा कि किस मुगल शासक के द्वारा इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा औरंगजेब के द्वारा किया गया था। और इसे जिंदा पीर, ध्यान रखिएगा जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा
कि जो औरंगजेब था ये कौन से वाद्य यंत्र बजाता था, तो बीड़ा। ध्यान रखिएगा, बीड़ा। कौन से वाद्य यंत्र बजाना पसंद करता था, तो बीड़ा बजाना पसंद करता था। और ध्यान रखिएगा इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था। तो पूछा जाए कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में। कौन से वाद्य यंत्र बजाना पसंद करता था, तो बीड़ा। इसके बाद है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा ऋषभदेव या आदिनाथ। ध्यान रखिएगा आदिनाथ, इन्हीं का नाम एक और है आदिनाथ। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो 24। तो 24वें कौन थे और अंतिम वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव यानी आदिनाथ। लेकिन ये पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो कौन थे, महावीर स्वामी। और ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा पार्श्वनाथ के द्वारा यहाँ इसमें जो क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ थे। तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म में 4 अनुव्रत दिया गया था। ध्यान रखिए कितने दिया गया था, तो 4। कौन कौन से हैं, तो सत्य है, इसके बाद अहिंसा है, इसके बाद है अस्तेय है, और इसके बाद है अपरिग्रह। सत्य बोलना, हिंसा न करना, और अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब धन को संचित न करना। तो 4 अनुव्रत किसके द्वारा दिया गया था, तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और 5वां किसके द्वारा दिया गया था, तो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। कौन सा, तो ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा ब्रह्मचर्य। इसके बाद है, चलिए तो ये तो करंट है, निम्नांकित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा कि मृत ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा कि इसे मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो माउंट पोपा है इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ पे है, तो म्यांमार में है। ध्यान रखिएगा म्यांमार में मृत ज्वालामुखी है, म्यांमार में। इसके बाद माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है। और ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो अस्ट्राम्बोली को। चलिए देख लेते हैं और कुछ मृत ज्वालामुखी, जैसे किलीमंजारो। किलीमंजारो कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है। इसके बाद है चिम्बराजो। ध्यान रखिएगा चिम्बराजो ये कहाँ पे है, तो अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा चिम्बराजो कहाँ पे है, अमेरिका में है। और ध्यान रखिएगा कोह सुल्तान, कोह सुल्तान ये कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। तो कैसी ज्वालामुखियाँ हैं, ये है मृत ज्वालामुखियाँ। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कौन कर सकता है, तो वो कर सकते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। ध्यान रखिएगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं उस राज्य के। इसके बाद है कि कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, तो वो मिला था केरल में मिला था। इसके बाद है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को। ध्यान रखिएगा पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 5 जून 1973 ईस्वी को। इसके बाद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन सी घटना पहले घटी थी, तो ये घटना थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज की घटना। ध्यान रखिएगा कब घटी थी, तो 19 दिसंबर 1930 को। ध्यान रखिएगा 1929। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो 19 दिसंबर 1929 को की गई थी। और ध्यान रखिएगा दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। गांधी समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन कब आया था, ये तो 1942 में। इसके बाद है, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये जो था ये फरवरी में ही हुआ था। ध्यान रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में। तो सबसे पहले इसकी घटना कौन घटी थी, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब, तो 19 दिसंबर 1929 को। इसके बाद है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुआ था, तो वो हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा।
और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये भारत से कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में। इसके बाद है, चलिए इसके बाद देखते हैं, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये किस नदी पे है, ये है सतलज नदी पर। और कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है कि पाल घाट स्थित है। तो ध्यान रखिएगा पाल घाट है कहाँ पे स्थित है, ये है तमिलनाडु के कोयम्बटूर और पालाकाड के बीच। ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के पालाकाड के बीच है कौन सा, तो पाल घाट। मुख्य रूप से कहाँ पे है, तो केरल में है। ध्यान रखिएगा पाल घाट कितने राज्यों में फैला है, तो केरल, तमिलनाडु और कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। ध्यान रखिएगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पाल घाट किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के कोझिकोड नगर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी से बहती है। तो चलिए समझते हैं पहले कि भ्रंश घाटी क्या होती है। तो ये बहुत पतली होती है और क्या होती है, ज़्यादा लंबी होती है भ्रंश घाटी। तो ध्यान रखिएगा भ्रंश घाटी होती है जो बहुत लंबी और पतली होती हैं। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी आपको वर्तमान के याद रखना है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है एस सोमनाथ। ध्यान रखिएगा कौन है, तो एस सोमनाथ। और ध्यान रखिएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। इसके बाद है, चलिए इसको मिलान करना है, आई डू व्हाट आई डू। ध्यान रखिएगा कि आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसकी है, ये है रघुराम राजन की। इसके बाद है माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक है, तो वो है एल के अंडवानी की। ध्यान रखिएगा कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो एल के अंडवानी की है। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। इसके बाद है इम्परफेक्ट नामक पुस्तक किसकी है, तो संजय मांजरेकर की। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। ध्यान रखिएगा कि पेसो किस देश की है, ये है फिलीपींस के। ध्यान रखिएगा कि फिलीपींस के कौन सा है, तो ये पेसो है। और ध्यान रखिएगा कतर का रियाल है, कौन सा है, रियाल। और मालदीव के क्या है, रूपिया। ध्यान रखिएगा रूपिया। पूछा जाए कि मालदीव के मुद्रा कौन सी है, तो रूपिया है। और ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया की कौन सी है, तो रुपिया है। ध्यान रखिएगा रुपिया पूछे तो इंडोनेशिया के, रुपया पूछे तो मालदीव के, और भारत का कौन सा है, तो रुपिया है। इसके बाद है कि अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता था। किसके द्वारा जीता गया था, ये जेसिंडा अर्डन के द्वारा जीता गया था। लेकिन ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में रखना है याद कि न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो ध्यान रखिएगा कौन है, तो क्रिस हॉपकिंस। पूछा जाए कि न्यूजीलैंड के वर्तमान में पीएम कौन बने हैं, तो क्रिस हॉपकिंस। इसके बाद है महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाला योजना कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाला योजना कौन सा है, तो वो है महिला समृद्धि योजना। कौन से है, तो महिला समृद्धि योजना। इसके बाद है किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था बीपी नरसिम्हा राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। और ध्यान रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दी गई। तो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो बीपी नरसिम्हा राव के द्वारा। इसके बाद है राजा रवि वर्मा कौन थे। तो राजा रवि वर्मा क्या थे, तो एक चित्रकार थे। और ध्यान रखिएगा इनकी एक चित्रकारी है हंस दमयंती। हंस दमयंती किसकी चित्रकारी है, ये है राजा रवि वर्मा की। इसके बाद है कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब में भूमि क्षति का जो प्रमुख कारण है वो है अति सिंचाई। ध्यान रखिएगा अति सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि क्या होते हैं, तो क्षति होते हैं। इसका प्रमुख कारण हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस
किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ध्यान रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो वो लिए थे B.R. अम्बेडकर। और ध्यान रखिएगा और कौन लिए थे? तो तेज बहादुर सप्रू। ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ध्यान रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ कराया गया था? तो ये कराया गया था लंदन में। 3 कराया गया था। कब कब? तो 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ध्यान रखिएगा, भाग लिया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका मिलान करना है संविधान निर्मात्री सभा की समितियां और अध्यक्ष को। तो चलिए देखते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मवलकर। ये बिल्कुल गलत हैं। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति के हेड किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए संचालन समिति के हेड कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई थी? वो हुआ था 26 जनवरी 2002 ईस्वी से। ध्यान रखिएगा कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभाव हुआ था? तो 26 जनवरी 2002 से। दोस्तों कुछ गला फंस रहा है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया है, तो इससे घबराना नहीं है। चलिए हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को हल करते हैं। इसके बाद है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे है? तो वो है मरीना बीच। ध्यान रखिएगा कौन सा है? तो मरीना बीच है। और कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा कि मरीना बीच कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। और ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। और ये सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का। ध्यान रखिएगा कि प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं, जो किससे होते हैं? तो केवल लोकसभा से होते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछा जाए कि सबसे बड़ा संसदीय समिति कौन सी है? तो वो है प्राक्कलन समिति। इसके बाद है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो वो किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब? तो 1835 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835 के बीच था। ध्यान रखिएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने की सिफारिश किसके द्वारा की गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब? तो 1835 ईस्वी में। किसके समय? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यवसाय चक्र। क्या कहा जाता है? तो व्यवसाय चक्र। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा कोयला क्षेत्र है जो सबसे अधिक समृद्ध है? तो वो है दामोदर घाटी। ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? तो वो है दामोदर घाटी। ध्यान रखिएगा कौन सा है? तो दामोदर घाटी। और ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखिएगा वर्तमान का है। ध्यान रखिएगा वर्तमान में। इसके बाद है ध्यान रखिएगा इसके बाद है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो वायु हल्की हो जाती है और हल्की वायु ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण करती है। इसके बाद है कि जब ये वायु ठंडी हो जाती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनन करने लगता है
और इससे क्या होता है, संघनन से कपासी मेघ बनते हैं। इसके द्वारा क्या होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। इसके बाद है वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान रखिएगा कि वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान रखिएगा, महामंदी। इसके बाद है कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। ध्यान रखिएगा, बहुत भी क्वेश्चन है कि गंधार कला किन कलाओं का संयोजन है। ये है हिंद यूनानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक इसी के नाम से जाना जाता है, इंडो ग्रीक। ध्यान रखिएगा, हिंद और यूनानियों का ये संयोजन मिश्रण है। और ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाया गया था, तो गांधार कला में। ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम मूर्ति का निर्माण किस कला में किया गया था, तो गांधार शैली में किया गया था। और इस गांधार शैली का विकास किसके काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में, यानी कुषाण वंश के शासन काल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि जो नंदा देवी चोटी है ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और ध्यान रखिएगा ये किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो बृहद हिमालय। ध्यान रखिएगा कि बृहद हिमालय के अंतर्गत ये नंदा चोटी पर्वत आता है। तो कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत दिव्य क्वेश्चन है कि किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ध्यान रखिएगा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है, तो सूर्योदय उद्योग। इसके बाद है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। और ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पुलित्जर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। कब शुरुआत हुआ था, तो 1917 में। ध्यान रखिएगा लेकिन जो प्रीतजकर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर। ध्यान रखिएगा आर्किटेक्चर के क्षेत्र यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तब पूछा जाए कि आर्किटेक्चर या वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रीतजकर अवार्ड दिया जाता है। लेकिन जो पुलित्जर अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन थे, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया। ध्यान रखिएगा कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे बनाया गया था, तो हाकिम अफजल खान को। और ध्यान रखिएगा कि अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो हाकिम अफजल खान ही थे। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 ईस्वी में। और इसके भी कुलपति किसे बनाया गया था, तो हाकिम अफजल खान को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो हाकिम अफजल खान। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।